नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 19 सितंबर और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। कुछ वीडियो शाम को आता था, लेकिन कल संडे था, इसकी वजह से आज मॉर्निंग में ही मैं क्लास ले रहा हूँ। और करंट अफेयर जो कि आज के जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, 2 टॉपिक को मैंने चूज़ किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है युक्ति आईएएस का। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म युक्ति आईएएस वे टू सक्सेस प्लेटफॉर्म दोनों माध्यम में टेस्ट होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर किसी को यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी बिहार दरोगा, एफसीआई, डीआरडीओ और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं आप लोग। गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और बेहतरीन युक्ति आईएएस का परफॉर्मेंस इसमें होते जा रहा है आप लोग के सौजन्य से। दिन पे दिन युक्ति आईएएस एक नए रैंक को प्राप्त कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और किसी को भी कोई संपर्क करना हो तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और चलिए हम बात करते हैं और आगे। लूसेंट का टेस्ट सीरीज है ये लूसेंट की भी टेस्ट सीरीज, जिसको ज्वाइन करना हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 30 सितंबर को पेपर भी है, याद रखिएगा, बिहार पीसीएस का। एकदम लग जाइए, कमर कस लीजिए। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्टेज बढ़ते गए हैं, एसडीएम और डीएसपी के पोस्टेज बढ़ गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि शेड्यूल भी आ चुका है 28 का। कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब फाइनल रिजल्ट होगा। तो जिन लोगों को तो 23 में कर हर मैदान फतेह करना हो तो 23 में हो सकता है कि किसी के माथे की लकीर बहुत स्ट्रांग हो जाए। तैयारी करते रहिए, प्री निकालिए। सबसे पहली जरूरत ये है कि प्री निकालें, फिर मेंस दें आप। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए और समय को बेकार मत कीजिए। इसलिए मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। ये टेलीग्राम का चैनल है, स्कैन कीजिए इसको और राइट यूपीआई ऐसे आप जुड़ सकते हैं। दो टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के एंड एससी एसटी आरक्षण पाया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है, इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा टॉपिक होगा एससी एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है झारखंड गवर्नमेंट के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो फिक्स होता ही है, ठीक है, कम से कम दो क्वेश्चन। पहले इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। कि मैं चाहता हूँ कि अब वनडे एग्जाम के हिसाब से भी आप लोगों को बताता रहूँ। हालांकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सबको मैं कंबाइंड लेके चलता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पहले फुल फॉर्म इसका देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट। संयुक्त, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, इन से एनवायरमेंट एंड पी से प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम, यूएनईपी जिसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्या इसकी कहानी है, क्या इसमें चल रहा है, क्या इसमें नए चीजों को ऐड किया गया है। यूएनईपी की स्थापना कब, इसका रिपोर्ट जारी किया है, कौन कौन आउटलुक बताऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले बने रहिए हमारे साथ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पहले तो इस इंक को मैं चेंज कर दूं, क्योंकि मैं जब फ्लो में आता हूं तो इंक में बार बार मुझसे कहा जाता है सर की इंक चेंज कर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने यूके स्थित, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, लंदन वाला, उत्तराखंड वाला नहीं, यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है। पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किसके साथ मिलकर, फिल इन द ब्लैंक्स, मिलकर ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है। तो वो यूके स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर, किसके साथ, चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन हब लॉन्च किया। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। ग्रीन फिंस बेसिकली होता क्या है कि दुनिया भर में डाइविंग, क्या है, डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके बारे में भी जिक्र करूंगा, पहले पढ़ लीजिए आप लोग। ग्रीन फिंस हब जो है दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों के लिए वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। और ग्रीन फिंस अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच भी है। इसीलिए ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूके चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फेंस पे काम करने जा रहा है। क्योंकि आजकल पर्यटन की बात बहुत की जा रही है, पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की बात की जा रही है, और चूंकि ये वैश्विक समुद्री पर्यटन की बात है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, टूरिज्म। तो ग्रीन फिंस अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। यह अस्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा, किसको देगा, अस्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके 14 देशों के लगभग 700 ऑपरेटरों से दुनिया भर में संभावित 30,000 ऑपरेटर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इसके 14 देशों के लगभग 700 ऑपरेटर से दुनिया भर में संभावित 30,000
ऑपरेटरों तक पहुंचने की मदद है। और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट करके यहाँ बता दिया गया है कि ग्रीन फेंस हब के माध्यम से सर्वोत्तम अभ्यास होगा, ज्ञान होगा और नागरिक विज्ञान की बढ़ती पहुंच प्रबल भित्तियों तथा अन्य नाजुक सामुद्रिक परिस्थिति प्रणालियों के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर हो सकती है। ऐसा ग्रीन फिल्स के बारे में बताया गया है कि ग्रीन फिल्स हब जो होगा, इससे क्या होगा, सर्वोत्तम अभ्यास होगा, ज्ञान होगा, नागरिक विज्ञान की बढ़ती पहुंच, इसके साथ साथ प्रवाल भित्ति और अन्य नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर ये हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं। ग्रीन फेंस बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि ग्रीन फेंस द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन किसके द्वारा बेटा, द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और यूनिपी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित संरक्षण प्रबंधन दृष्टिकोण है, जो समुद्री पर्यटन से जुड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में औसत दर्जे की कमी को प्रदर्शित करता है। तो ग्रीन फेंस क्या है, द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और यूएनईपी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित संरक्षण प्रबंधन दृष्टिकोण है, जो समुद्री पर्यटन से जुड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में औसत दर्जे की कमी को प्रदर्शित करता है और मूल रूप से वर्ष 2004 में थाईलैंड में स्थापित ग्रीन फिंच दृष्टिकोण डाइविंग और स्कार्निंग पर्यटन उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए ये उपकरण है। जितना भी इसमें डेटा मैं दे रहा हूँ, चूंकि ग्रीन फिंच क्या है ये आपके मेंस में पूछ सकता है, इसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्रीन फिंच क्या है 50 शब्दों में लिखिए। तो ग्रीन फिंच बेसिकली क्या है, द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और यूएनईपी द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित संरक्षण प्रबंधन दृष्टिकोण है, जो समुद्री पर्यटन से जुड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव में औसत दर्जे की कमी को प्रदर्शित करता है। मूल रूप से वर्ष 2004 में थाईलैंड में स्थापित ग्रीन फिंच दृष्टिकोण डाइविंग और स्कार्पलिंग पर्यटन उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तक कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए यह एक उपकरण है। ये क्वेश्चन आपसे ग्रीन फिंच के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये जाने कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो हम जिक्र कर रहे हैं, इनके तो क्या है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आप चले के चाहिए बीपीएससी की परीक्षा देखिए, यूपीएससी की परीक्षा देखिए, यूपीपीसीएस की देखिए, या कोई भी वनडे एग्जाम की पेपर देखिए कि कितनी बार ये क्वेश्चन यूएनईपी के बारे में पूछा है। 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है। 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। कब स्थापित है, 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। इसका जो मुख्यालय है केन्या नॉर्वे, ये भी कई बार पूछा गया है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो केन्या नॉर्वे। यूनिपी का कार्य ये होता है कि इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिपी का कार्य चूंकि यह है, इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है। अब हम बात करते हैं यूएनईपी के बारे में थोड़ा सा और कि कौन कौन से रिपोर्ट यूनिपी के द्वारा जारी किए जाते हैं। आप 2017 का यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, कितनी बार ये क्वेश्चन आउटलुक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूनिपी द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट्स कौन कौन से हैं, ये रिपोर्ट जो है पूरे जीवन भर याद रखिएगा, जब तक तैयारी करेंगे तब तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिपी द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट्स है उत्सर्जन गैप गैप रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनिपी के द्वारा। इसके साथ ही साथ इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनिपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनईपी का प्रमुख अभियान क्या है ये भी देख लीजिए। बीट पॉल्यूशन एक अभियान है, यूएन 75 भी एक अभियान है, 75 यूएन 75 यूनाइटेड नेशन 75 है एक अभियान, और विश्व पर्यावरण दिवस भी अभियान है, और वाइल्ड फॉर लाइफ भी एक इम्पोर्टेंट क्या है इनका, यूएनईपी का प्रमुख अभियान है। तो जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और हर साल एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही देता है कि यूएनईपी कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट पूछा यूनिपी के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट भी यूनिपी के द्वारा आउटलुक जो जारी किया जाता है। इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट्स भी यूनिपी के द्वारा जारी किया जाता है। अभियान की बात करें तो बीट पॉल्यूशन यूएन 75 विश्व पर्यावरण दिवस और वाइल्ड फॉर लाइफ भी यूनिपी के द्वारा जारी किया
बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके जितने भी टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए काफी ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। अभी हाल ही में झारखंड, जो कि आप सभी को पता है कि झारखंड राज्य की स्थापना सन 2000 में किया गया था। अटल जी की सरकार थी और तीन ऐसे भारत के राज्य थे जिन पे अलग अलग किया गया। तीन जैसे कि आप देखेंगे यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया और मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। इसलिए कि राज्य जब बड़ा हो जाता है तो उसका प्रशासन चलाना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए राज्यों को पृथक किया गया, अलग किया गया। और चूंकि सब जानते हैं कि यूपी से मध्य झारखंड, सॉरी, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी सन 2000। अब चूंकि झारखंड देख ही रहे हैं सीएम जो कितने बदलते रहते हैं वहां पर, और झारखंड में आदिवासी जनजातियों की संख्या, आदिवासियों की संख्या भी ज्यादा है। जड़ जंगल जमीन के लिए लड़ाई भी करते हैं वो लोग। कि झारखंड जो है बहुत अयस्क भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट अयस्क। तो झारखंड सरकार ने अब एक निर्णय लिया है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि जो भी माइग्रेशन होता है झारखंड से अन्य राज्यों में, उस माइग्रेशन पे रोक लगाया जाए। इसीलिए एक निर्णय लिया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कि आरक्षण की जो सीमा है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये आरक्षण सभी के लिए नहीं है, कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। वो भी झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में आरक्षण दिया, यानी कि झारखंड सरकार जो नौकरी निकालती है उस नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि एससी को दिया जा रहा है, एसटीज को दिया जा रहा है, बीसी मैंने बैकवर्ड क्लासेज को दिया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेज को दिया जा रहा है, और जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनको भी दिया जा रहा है। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। खैर हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार की इस आरक्षण की नीति पे। बेसिकली जो मेन मोटो था मैंने बता दिया, ये प्री मेंस और इंटरव्यू सब जगह काम देगा। कहीं पे भी आप निबंध भी लिखेंगे अगर आरक्षण पे तो ये डेटा आपको काम देगा हमेशा। झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार की नौकरियों में, किसकी नौकरियों में, राज्य सरकार की, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति एसटी ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, पिछड़े वर्ग बीसी जिसे बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ये जान लीजिए कि सबके लिए नहीं है, सिर्फ एससी के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, बीसी का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास, अदर ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास, और अन्य जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण 77% देने का प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। किस लिए? राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान। और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है झारखंड के, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा की सीटें, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड राज्य सरकार ने बेसिकली ये डाक सेवा अधिनियम 2001 में रिक्तियों के झारखंड आरक्षण में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। ये एक्ट बहुत पुराना है, 2001 का एक्ट है, जिसे नाम है डाक और सेवा अधिनियम 2001 में रिक्तियों के झारखंड आरक्षण में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन विधेयक एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 77% आरक्षण प्रदान करता है। कितना प्रतिशत? 77% आरक्षण प्रदान करता है, और यह एक्ट है 2001 का एक्ट है। ओबीसी आरक्षण को वर्तमान में करके 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। सभी लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं जान लीजिए। 14 से हो गया अब ये 27%। यह स्थानीय अनुसूचित जाति समुदायों के लिए 12% है, और स्थानीय मतलब वहां के नागरिकों की बात कर रहा हूँ झारखंड के, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए 28% का कोटा प्रदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, जो 77 की बात हम कर रहे हैं उसी पे हम लेके चल रहे हैं। कैसे 77 है? अति पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए 15% आरक्षण दिया जाएगा, और ओबीसी को 12% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको आरक्षित श्रेणियों में शामिल जो नहीं है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और किसी भी आरक्षण में नहीं आते हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरे भारत में अन्य राज्य में लोगों के प्रवास को कम करेगा। यही मेन रीजन है, यही कारण भी है, इसीलिए किया जा रहा है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण जो है पूरे भारत में अन्य राज्यों में लोगों के प्रवास को कम करेगा। और विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना झारखंड में लंबे समय से मांग भी हो रही है कि भैया ओबीसी के जो लोग हैं, इसलिए 14 से 27 कर दिया गया है, 14 से 27% का इसलिए ओबीसी के लिए कर दिया। और आगे देखते हैं इस आरक्षण की बात में। इसके साथ साथ एक और चीज ये है कि राज्य सरकार ने एक नया
मंजूरी जो बिल दिया है, अब ये बिल इस नाम से जाना जाएगा कि राज्य सरकार ने झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन एंड फॉर एक्सटेंडिंग एंड कंसिक्वेंशियल सोशल कल्चर एंड अदर बेनिफिट टू सच लोकल पर्सन बिल 2022 को भी मंजूरी दे दिया और यही बिल पारित अब हो चुका है 2022 के। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, दो टॉपिक। पहला यूनिपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और दूसरा एससी बिल है, उस बिल को झारखंड राज्य गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। बड़े ही महत्वपूर्ण है ये दोनों, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी महत्वपूर्ण है और ये जो आरक्षण की जो नीति मैं अभी झारखंड सरकार का पढ़ाया ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक बार और बता देता हूँ, जितने भी इसमें फैक्चुअल डेटा दिए जाते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके निबंध में काम देगा, आपके मेंस में काम देगा, प्री में भी फैक्चुअल काम देगा, वो और इंटरव्यू में तो खैर देगा ही। वो चीजें बता सकते हैं कि आरक्षण की सीमा की लगातार मांग की जा रही थी, इसलिए इस मांग को पूरा करना बड़ा जरूरी था और इसका मेन उद्देश्य ही यही था कि सर इस उद्देश्य ये था कि भाई वहाँ के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, ताकि वो प्रवास की समस्या, जो प्रवास कम हो, झारखंड के लोग बाहर ना जाए, वहीं पर उनको सरकारी नौकरियों की तैयारी जो कर रहे हैं उसका आरक्षण मिले। देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे सारा एक इसका ये पूछ देता है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके साथ यूनाइटेड नेशन किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, ग्रीन प्रिंस किसे कहते हैं, एक नया शब्द इजाद जो हुआ है, ये भी पूछ सकता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या इसका काम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई, इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, क्या कार्य करता है, ये बताया मैंने आपको। इसके साथ मैंने ये बताया कौन कौन से रिपोर्ट जारी किया था, रिपोर्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल पूछता भी है। प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ मैंने एस सी एस टी को आरक्षण बताया कि ओबीसी को कितना है, बीसी को कितना है, आपके एस सी को कितना है, एस टी को कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कितना है। एक होता है पिछड़ा जिसे बीसी कहते हैं, बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़ा वर्ग। एक होता है ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग होता है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ये अगर किसी आरक्षण का पात्र नहीं है तो उनको आरक्षण 10% मिलेगा। ये 2001 का बिल था, इस बिल को पारित कर दिया गया और सरकार ने अब इस बिल को दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये दोनों टॉपिक काफी कवर कीजिए अच्छे से, और सर जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और करंट अफेयर तो आपको लगातार मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप सभी के सभी पढ़ाई कीजिए और यूट्यूब चैनल जो है युक्ति आईएएस का लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 30 सितंबर के बाद, दावा क्या बताना ही है बस आप लोग को, लगातार क्लासेस की जो संख्या है वो आपकी तादाद बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद है 30 सितंबर के बाद जैसे ही बीपीएससी का पेपर आपका एंड होगा, आपको दिन में 3 से 4 क्लासेज आपको यूपीआईएस में मिलेगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। यहाँ पर जो भी फैकल्टी है वो अपने आप में एक खैर या तो फैकल्टी का ही सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि जो अपना अनुभव है उस अनुभव से ही आप लोग को बताया जाता है, यूपीआईएस से काफी के लिए लाया गया है। और जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, सब्सक्रिप्शन जाके युक्ति है इसके ऐप पे जाके इंस्टॉल करके उस ऐप को अपने आप को अब आप रजिस्टर्ड करके और आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इस समय इम्पोर्टेंट कि जब न समय और वर्ष और साल जब निकल जाते हैं और तब पता चलता है कि समय का महत्व। ये जो पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, अपने समय के महत्व को समझें, पेपर अधिक से अधिक सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट को सॉल्व करें, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करें और ये जरूर देखें कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन। कल मेरे पास बहुत सारा क्वेरी आया कि सर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो चलता है उससे सर बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में फंस गए हैं। बताइए, इतना मेहनत किया जाता है एक वीडियोज बनाने के लिए, 4-5 घंटे लगे, उसके बाद आपको क्रक्स दिया जाता है उसका वीडियो का। और अगर लड़ रहे हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण हिंदी भाषा का, तो वैसे ही यूपीएससी में रिजल्ट कम है और आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। तो मेहनत किया जाता है उसका आप लोग पूरा साथ दीजिए और आप लोग दे भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बताइए। वो चीजें अगर लगातार आप लगातार कंटिन्यूस अगर आप 1 साल पढ़ लो ना दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, मैं दावे के साथ कहते हैं यूपीएससी का बेटा प्री जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ ही लो, प्री निकाल लो, और जैसे ही जब मेंस जाओगे लिखने जाओगे ना, तो उनको एक एक चीज, एक एक वीडियो का एक एक एनालिसिस सर का पता चलेगा। यार क्या था वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय, क्यों सर ऐसे बताते थे। क्योंकि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दे के नीचे बताया जाता है कि भाई कैसे इसको अपने आंसर को कैसे लिखना है। आंसर राइटिंग इसे ही कहते हैं। आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि मैं किसी में इंप्रूवमेंट हो जा रहा है, आप एक अक्षर लिखो तो सही, उसको बार बार गलती करो, उसको दोबारा लिखो, तिबारा लिखो, चौबारा लिखो, और जैसे आप खुद पढ़ोगे दूसरों से पढ़वाओगे अच्छा लग रहा है कि नहीं लिखना मेरा। हमेशा जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़िए। आपके मेंस के सारे क्वेश्चन वहीं से रहेंगे, डायरेक्ट नहीं रहेंगे, इनडायरेक्ट रहेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, आपका जो सिलेबस है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी पढ़ते हैं आप, पॉलिटी का कुछ निकल गया नया,
अप टू डेट जो है ये आपको दे देगा। आरक्षण मान लीजिए आप एक टॉपिक आ गया, आरक्षण के बारे में आपने सर पढ़ा भी है पॉलिटी में, अब एक नया एडिशन कर सकते हैं झारखंड पे, 50-100 सब तो वही लिख देंगे आप लोग। सर ये ओबीसी के लिए इतना था, बीसी के लिए इतना था, इसका ये काम था, इसीलिए ये किया गया, झारखंड में लंबे समय से मांग की जा रही थी। तो ये चीजें ये आपके करंट अप टू डेट वाले चीजें से आएंगी, कि परंपरागत पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए और सर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, करंट भी तैयार कीजिए। बहुत जल्दी आपके जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, वो सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चलेंगे। एकदम प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनेगा 30 सितंबर के बाद, पर बिहार पीसीएस की परीक्षा हो जाए उसके बाद हम लोग खेलेंगे। कल जाके वीडियो जरूर देखिएगा, सबने जो दैनिक जागरण का एनालिसिस, यूपीएससी का जो पेपर आया उसका बताया उनके बारे में। वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा, अच्छा आप लोगों ने साथ दिया, तो हिंदू का भी एनालिसिस मैं कराऊंगा, ठीक है। तक लिए आप पढ़ाई कीजिए, युक्ति आईएएस को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। युक्ति आईएएस उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बड़े बड़े मोटी मोटी रकम लेने के बाद बड़े बड़े कोचिंग नहीं देते हैं। यहाँ तो हर बच्चे को पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप संपर्क करें। जो भी पर्सनली पूछना है वो पूछ सकते हैं, लेकिन एक कायदे से सिर्फ पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की फालतू बातें नहीं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।